हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लॉ एजुकेशन लीगल टेक चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंटल लॉ का चैप्टर सेकेंड, जिसमें बताया गया जनरल पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की साधारण शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, जो पर्यावरण से रिलेटेड है, उसके बारे में बताया गया। तो इसी को हम देखेंगे। इसके तहत हम पहले देखेंगे सेक्शन 3। सेक्शन 3 के 3 सबसेक्शन है, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3। एक एक करके इन्हें देखेंगे, फिर आगे देखेंगे। तो देखते हैं सेक्शन 3 क्या कहता है। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट। ये कहता है कि केंद्रीय सरकार को पर्यावरण के प्रदूषण तथा निवारण तथा संरक्षण एवं परिवर्धन की शक्ति प्राप्त है। ये केंद्रीय सरकार को पर्यावरण के संरक्षण तथा प्रदूषण के निवारण एवं पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखने के लिए शक्ति प्रदान करता है केंद्रीय सरकार को। तो इसमें 3 सबसेक्शन बताए गए हैं, एक एक करके देख लेते हैं। जो सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1 है वो आज्ञात्मक नहीं है बल्कि विवेकात्मक है। मतलब कि इसके तहत सरकार जो है, केंद्रीय सरकार, वो ऐसा कर सकती है अपनी विवेक के अनुसार। ये आज्ञात्मक नहीं है कि ऐसा करेगी, मतलब ये केंद्रीय सरकार को आज्ञा नहीं देता है। केंद्रीय सरकार के विवेक का अनुसार, केंद्रीय सरकार अपने विवेकानुसार ऐसा कर सकती है। तो क्या कहता है सबसेक्शन 1, देख लेते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव द पावर टू टेक ऑल सच मेजर्स एज इट डीम्स नेसेसरी और एक्सपीडिएंट फॉर द पर्पस ऑफ protecting and improving the quality of the environment and preventing, controlling and abating environmental pollution। जो उपधारा 1 है, सबसेक्शन 1 है, वो कहता है कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए केंद्रीय सरकार पर्यावरण के संरक्षण तथा उसकी गुणवत्ता की अभिवृद्धि एवं पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण एवं उपशमन के लिए वह सभी उपाय कर सकती हैं जो केंद्रीय सरकार को उचित लगती है। वह सारे उपाय केंद्रीय सरकार कर सकती है जो केंद्रीय सरकार को उचित लगती है। सब सेक्शन 2 कहता है इन पार्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 1 सच मेजर्स में इंक्लूड मेजर्स विद रिस्पेक्ट टू ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। यहाँ पर सब सेक्शन 2 कह रहा है कि केंद्रीय सरकार के मार्गदर्शन के लिए कुछ विषयों का उल्लेख किया जा रहा है जिस पर केंद्रीय सरकार उचित समझे तो उपबंध कर सकती है। यानी कि कुछ विषय को सब सेक्शन 2 में बताया गया है जिस पे केंद्रीय सरकार उपबंध कर सकती है। सब सेक्शन 2 ये भी कहता है कि उपधारा 1 पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ही इसके तहत केंद्रीय सरकार उन विषयों के संबंध में उपबंध कर सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो विषय सब सेक्शन 2 में नहीं बताया गया है वो ये मान लिया जाएगा कि उसे केंद्रीय सरकार के लिए मार्गदर्शन के लिए सब सेक्शन 1 में बताया गया है और इसके तहत सब सेक्शन 1 पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि जो विषय सब सेक्शन 2 में नहीं बताया गया है उससे रिलेटेड अगर किसी भी विषय पर केंद्रीय सरकार जो पर्यावरण से रिलेटेड है उपबंध करती है तो वो ये मान के चला जाएगा कि वो विषय सब सेक्शन 1 में डिफाइन किया गया है, बताया गया है और इसके तहत उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देख लेते हैं उपधारा 2 में कौन कौन से विषय बताए गए हैं जिन पर केंद्रीय सरकार उपबंध कर सकती है। एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शंस बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफिसर्स एंड अदर अथॉरिटीज़ अंडर दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर और अंडर एनी अदर लॉ for the time being in force which is relatable to the objects of this act। ये कह रहा है कि राज्य सरकारों, अधिकारियों एवं अन्य प्राधिकारियों के कार्यों का सामान्य इसमें बताया गया है। इसके अंतर्गत अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या इस अधिनियम के संबंध में उस समय लागू अन्य विधि के अधीन जो भी कार्य है उसके बीच प्राधिकारी, राज्य सरकार, अधिकारी और प्राधिकारी सामान्य स्थापित करेंगे। इसके लिए केंद्रीय सरकार उपबंध कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ
a nation-wide program for the prevention, control and abatement of environmental pollution। ये कहता है कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकने, नियंत्रण तथा उपशमन के लिए योजनाएं बनाना एवं उन्हें लागू करना। ये कह रहा है कि केंद्र सरकार इसके तहत पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए तथा नियंत्रण करने के लिए योजना बना सकती है और उन्हें लागू कर सकती है। देख लेते हैं सबसेक्शन 2 का पॉइंट 3 क्या कह रहा है। ये कह रहा है लेइंग डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट एंड इट्स वेरियस एस्पेक्ट। ये कहता है कि पर्यावरण के गुणों के विभिन्न पहलू पर मापकों का निर्धारण करना, इस पे केंद्र सरकार उपबंध कर सकती है। यानी कि जो भी पर्यावरण के गुणों को विभिन्न पहलू पर मापा जा सकता है, उसके लिए केंद्र सरकार उपबंध कर सकती है। पॉइंट देख लेते हैं पॉइंट 4, लेइंग डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर इमिशन और डिस्चार्ज ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज whatsoever, provided that different standards for emission or discharge may be laid down under this clause from different sources having regards to the quality or composition of the emission or discharge of environment pollutants from such sources। इसमें बताया गया है कि पर्यावरण प्रदूषण जो फैलाने वाले कारण हैं, जिनके कारण पर्यावरण प्रदूषण फैलता है, उनके उत्सर्जन उन्मोचन के लिए विभिन्न माध्यमों से मापकों का निर्धारण केंद्रीय सरकार कर सकती है। यानी कि जो भी, जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री हैं, तो उनसे जो पोल्यूटेड होते हैं पर्यावरण, उनसे जो पर्यावरण के लिए पोल्यूशन फैलता है, तो उनमें जो भी है उसके लिए केंद्रीय सरकार विभिन्न मापकों का निर्धारण कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है पॉइंट 5, रिस्ट्रिक्शन ऑफ एरियाज इन व्हिच एनी इंडस्ट्रीज ऑपरेशंस और प्रोसेसेस और क्लास ऑफ इंडस्ट्रीज ऑपरेशंस और प्रोसेसेस शैल नॉट बी कैरिड आउट और शैल बी कैरिड आउट सब्जेक्ट टू सर्टेन सेफगार्ड्स। ये कहता है कि निश्चित सुरक्षा साधनों के अधीन रहते हुए उन क्षेत्रों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है जहां पर कोई उद्योग या प्रवर्तन अथवा प्रक्रिया या इनके वर्ग चलाए जा रहे हों अथवा ना चलाए जा रहे हैं। इसके तहत केंद्रीय सरकार उपबंध कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है पॉइंट 6, लेइंग डाउन प्रोसीजर्स एंड सेफगार्ड्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स व्हिच में cause environment pollution and remedial measures for such accidents। ये कह रहा है जो पॉइंट 6 है कि उन प्रक्रियाओं तथा अभिकरणों का निर्धारण जिनके तहत दुर्घटनाओं को रोका जा सके जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण होता, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय किया जा सकता है। यानी केंद्रीय सरकार इसके तहत उपचारात्मक उपाय कर सकती है जिससे दुर्घटनाओं को रोका जा सके तथा पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट 7 कहता है लेइंग डाउन प्रोसीजर्स एंड सेफगार्ड्स फॉर द हैंडलिंग ऑफ हजार्डस सब्सटेंस। ये कह रहा है कि जो भी संकटमय पदार्थ हैं उनके उपयोग के संबंध में प्रक्रियाओं एवं अभिकरणों का निर्धारण केंद्रीय सरकार कर सकती है। जो भी खतरनाक पदार्थ हैं, जैसे किसी फैक्ट्री से कोई पदार्थ निकलता है जो पर्यावरण के लिए संकट में है, तो उसके लिए केंद्रीय सरकार उपबंध कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है पॉइंट 8, एग्जामिनेशन ऑफ सच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस मटेरियल्स एंड सब्सटेंस एज आर लाइकली टू कॉज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ये कह रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करने वाले तत्वों, निर्माण प्रक्रियाओं तथा वस्तुओं का परीक्षण करना, इसके तहत केंद्रीय सरकार उपबंध कर सकती है। देखते हैं पॉइंट 9 क्या कह रहा है, कैरिंग आउट एंड स्पॉन्सरिंग इन्वेस्टिगेशंस एंड रिसर्च रिलेटिंग टू इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इसमें बताया गया है जो पॉइंट 9 है सबसेक्शन 2 का, इसमें कह रहा है कि पर्यावरण से संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए अनुसंधान, अन्वेषण एवं अन्य कार्य जो केंद्रीय सरकार को उचित लगती है उसके तहत उपबंध कर सकती है। देख लेते हैं पॉइंट 10 क्या कहता है, इंस्पेक्शन ऑफ एनी प्रीमिसेस, प्लांट, इक्विपमेंट, मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग और अदर प्रोसेसेस, मटेरियल और सब्सटेंस एंड गिविंग बाय ऑर्डर ऑफ सच डायरेक्शंस टू सच अथॉरिटीज, ऑफिसर्स और
persons as it may consider necessary to take steps for the prevention, control and abatement of environmental pollution। ये कहता है कि जो पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने, नियंत्रण करने एवं उनके उपशमन के लिए आवश्यक निर्देश देना तथा आदेश द्वारा किसी भी संस्थान, मशीनरी, निर्माण प्रक्रिया, सामग्री या वस्तु का निरीक्षण करना इसके तहत आता है और इसके तहत केंद्रीय सरकार उपबंध कर सकती है। देखते हैं पॉइंट 11 क्या कहता है। इस्टेब्लिशमेंट और रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉबर्टीज एंड इंस्टीट्यूशन टू कैरी आउट द फंक्शंस इंटरेस्टेड टू सच एनवायरमेंटल लॉबर्टीज एंड इंस्टीट्यूशंस अंडर दिस एक्ट। ये कहता है कि इस अधिनियम के उपबंधों के तहत पर्यावरण से संबंधित प्रयोगशालाएं तथा संस्थाएं जो पर्यावरण संबंधी कार्य के लिए उचित हों तथा इस अधिनियम में संस्थाओं की स्थापना और उन्हें मान्यता देना शामिल है। इस पे केंद्रीय सरकार उपबंध कर सकती है। देख लेते हैं पॉइंट 12 क्या कहता है। कलेक्शन एंड डिसइमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स रिलेटिंग टू इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ये कहता है कि पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करना तथा उनका प्रचार प्रसार करना शामिल है। इसके तहत केंद्रीय सरकार उपबंध कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं 13 क्या कहता है। प्रिपरेशन ऑफ मैनुअल्स, कोड्स और गाइड्स रिलेटिंग टू द प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अवेटमेंट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। इसके तहत पर्यावरण से संबंधित प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण तथा उपशमन के संबंध में पुस्तकों, संहिता और मार्गदर्शिकाओं को तैयार करना शामिल किया गया है, जिसके तहत केंद्रीय सरकार उपबंध कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सच अदर मैटर्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट डीम्स नेसेसरी और एक्सपीडिएंट फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। ये कहता है कि वह अन्य सभी विषय जिन्हें केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक समझें उपाय कर सकती हैं। सब सेक्शन 3 क्या बताता है। सब सेक्शन 3 बताता है कि इसके अंतर्गत यह भी प्रावधान किया गया है कि केंद्रीय सरकार आवश्यक समझने पर शासकीय गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके केंद्रीय सरकार के ऐसे कार्यों तथा शक्तियों का पालन करने के लिए किसी प्राधिकारी अधिकारियों को नियुक्त कर सकती है। इस प्रकार नियुक्त किया गया प्राधिकारी केंद्रीय सरकार के नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए पर्यावरण प्रदूषण को रोकने हेतु आवश्यक उपाय कर सकता है और आवश्यक निर्देश व आदेश जारी कर सकता है। देख लेते हैं सेक्शन 4 क्या कहता है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड देयर पावर्स एंड फंक्शंस। इसमें बताया गया अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनकी शक्तियों एवं कृतियों के बारे में। इसमें 2 सब सेक्शन हैं, सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2। एक एक करके दोनों देख लेते हैं। सेक्शन 4 का सब सेक्शन 1 कहता है विदाउट प्रिजुडाइज टू द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 3 द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट ऑफिसर्स विद सच डिजिग्नेशंस एज इट थिंक्स फिट फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट एंड मे इंटरेस्ट टू देम सच ऑफ द पावर्स एंड फंक्शंस अंडर दिस एक्ट एज इट मे डीम फिट। इसमें बताया गया है कि धारा 3 की उपधारा 3 के उपबंधों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है। इन अधिकारियों के पदनाम वही होंगे जो केंद्रीय सरकार उचित समझे। इस उपधारा के अनुसार केंद्रीय सरकार इन अधिकारियों को इस अधिनियम के तहत ऐसी शक्तियाँ व कृत्य सौंप सकती है जो केंद्रीय सरकार उचित समझे। अब देख लेते हैं सब सेक्शन 2 क्या कहता है। सेक्शन 4 का सब सेक्शन 2 कहता है द ऑफिसर्स अपॉइंटेड अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और इफ सो डायरेक्टेड बाय द गवर्नमेंट आल्सो द अथॉरिटी और अथॉरिटीज इफ एनी constituted under subsection 3 of section 3 or of any other authority or officer। यह उपधारा 2 कहता है कि उपधारा 1 के अनुसार जो भी अधिकारी नियुक्त होंगे वो केंद्रीय सरकार के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में रहेंगे। यदि केंद्रीय सरकार उचित समझती है तो
ये प्राधिकरण या प्राधिकरणों के अधीन भी रहेंगे जिनका की नियुक्ति सेक्शन 3 के सब सेक्शन 3 के अंतर्गत किया गया था। अब देख लेते हैं अगला सेक्शन क्या कह रहा है। सेक्शन 5 पावर टू गिवन डायरेक्शन, ये बात करता है निर्देश देने की शक्ति के बारे में। ये कह रहा है नॉट विद स्टैंडिंग एनी कंटेंट इन एनी अदर लॉ बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट इशू डायरेक्शंस इन राइटिंग टू एनी पर्सन ऑफिसर और एनी अथॉरिटी एंड सच पर्सन ऑफिसर और अथॉरिटी शैल बी बाउंड टू कंप्लाई विद सच डायरेक्शन। यह धारा कहता है कि केंद्रीय सरकार किसी अधिकारी या प्राधिकारी को कोई निर्देश दे सकती है। जो निर्देश केंद्रीय सरकार देगी वह लिखित में होना चाहिए। इस धारा के द्वारा कोई भी निर्देश यदि जारी किया जाता है तो उसका पालन करने के लिए ऐसा व्यक्ति अधिकारी या प्राधिकारी बाध्य होगा जिसे निर्देश दिया गया है। ये कह रहा है सेक्शन 5। इसमें एक्सप्लेनेशन भी है, देख लेते हैं क्या कहता है एक्सप्लेनेशन। फॉर द अवॉइडनेस ऑफ डाउट्स इट इज़ hereby declared that the power to issue direction under this section include the power to direct point। ये कहता है द क्लोजर प्रोविज़न और रेगुलेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री ऑपरेशन प्रोसेस, और पॉइंट भी कहता है स्टॉपेज और रेगुलेशन ऑफ द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और वाटर और एनी अदर सर्विस। ये जो है एक्सप्लेनेशन, ये डाउट को, जो संदेह हैं या आशंका है उनको दूर करने के लिए घोषित किया जाता है कि इस धारा के अधीन निर्देश देने के अंतर्गत जो पॉइंट ये में बताया गया है किसी उद्योग संक्रिया या प्रक्रिया को बंद करने, उनका प्रतिषेध करने, विनियमन करने का निर्देश देने की शक्ति है। पॉइंट बी में जो बताया गया है वो बताया गया है कि विद्युत या जल या किसी अन्य सेवा के प्रदाय को, मतलब जो प्रदान किया जाता है उनको रोकने या विनियमन करने का निर्देश देने की शक्ति है। सेक्शन 5 ये जो कि 2010 में लाया गया, ये बताता है राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अपील। ये राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अपील करने के बारे में बताता है। कहता है कि कोई व्यक्ति जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के प्रारंभ होने पर या उसके पश्चात धारा 5 के अधीन जारी किन्हीं निर्देशों से व्यथित है, वह व्यक्ति राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अपील कर सकेगा। ऐसा इसमें बताया गया सेक्शन 5A में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन क्या कहता है। सेक्शन 6 रूल टू रेगुलेट इन्वायरमेंट पोल्यूशन, या नियम बनाने की शक्ति के बारे में बात करता है। इसमें 2 सब सेक्शन हैं, एक एक करके देख लेते हैं दोनों। सब सेक्शन फर्स्ट कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट मेक रूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स रेफर्ड टू इन सेक्शन 3। कहता है सेक्शन 3 को रेफर करने वाले केंद्रीय सरकार के लिए आवश्यक है कि वह सरकारी गजट के में अधिसूचना जारी करके नियम बनाए। ये सब सेक्शन 1 कह रहा है। सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है। In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters। यहाँ कुछ विशेष विषयों का उल्लेख किया गया है जिनके तहत केंद्रीय सरकार रूल बना सकती है, नियम बना सकती है। तो एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन से विषय हैं। ये नंबर बताया गया है द स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी ऑफ एयर वाटर और सॉयल फॉर वेरियस एरियाज एंड पर्पसेस। ये कह रहा है कि विभिन्न क्षेत्रों और प्रयोजनों के लिए वायु, जल और मिट्टी जिसमें शामिल किया गया है कि क्वालिटी के लिए मानक के निर्धारण के लिए रूल बनाना। पॉइंट भी कह रहा है द मैक्सिमम अलाउबल लिमिट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट्स इंक्लूडिंग नॉइज फॉर डिफरेंट एरियाज। ये कह रहा है कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न पर्यावरण प्रदूषकों की सांद्रता की अधिकतम अनुज्ञेय सीमा का निर्धारण करने के तहत रूल बनाना, जिसमें कि नॉइज़ भी शामिल किया गया है, जिसमें शोर भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द प्रोसीड्यूर्स एंड सेफगार्ड्स
फॉर द हैंडलिंग ऑफ हजार्डस सब्सटेंस। ये कह रहा है कि परिसंकटमय पदार्थों को हथलाने के लिए प्रक्रियाओं और रक्षा उपायों का निर्धारण करना, इसके तहत नियम बनाना इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द हैंडलिंग ऑफ हजार्डस सब्सटेंस इन डिफरेंट एरियाज। ये कह रहा है विभिन्न क्षेत्रों परिसंकटमय पदार्थों के हथलाने पर प्रतिषेध और निर्बंधन इसके तहत शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द प्रोविजन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड द कैरिंग ऑन द प्रोसेसेस एंड ऑपरेशंस इन डिफरेंट एरियाज। ये कह रहा है कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रक्रिया और संक्रिया चलाने वाले उद्योगों के अवस्थापन पर प्रतिषेध और निर्बंधन करना इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या कहता है द प्रोसीड्यूर्स एंड सेफगार्ड्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स व्हिच मे कॉज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड फॉर प्रोवाइडिंग फॉर रिमेडियल मेजर्स फॉर सच एक्सीडेंट्स। इसमें बताया गया है कि ऐसी दुर्घटनाओं के निवारण के लिए जिसमें पर्यावरण प्रदूषण हो सकता है और ऐसी दुर्घटनाओं के रोकने के लिए उपायों का उपबंध करने के लिए प्रक्रियाओं एवं रक्षा उपायों का उपबंध करने के तहत नियम बनाना शामिल किया गया है, जिससे कि एक्सीडेंट को, उस दुर्घटना को रोका जा सके जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण हो सकता है। तो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। तो चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।